हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर आपका वही है 10th में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा चौड़ा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इससे पहले हमने टॉपिक किया था सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज किया था और उसमें हमने देखे थे एल्केन कुछ सदस्य प्राप्त किए थे, एल्कीन के भी हमने कुछ मेंबर प्राप्त किए थे, फिर एल्काइन के, एल्कोहल के, इस तरह से हम धीरे धीरे सदस्य प्राप्त करे थे। और एक खास बात देखी थी उसके अंदर, हमने जो विशेषता देखी थी कि प्रत्येक श्रेणी के जो सदस्य थे बहुत सारे, उनमें यदि हम क्रमागत देखें, मतलब क्रम से रखे गए थे, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए अणुभार क्रम में रखे गए थे, तो उनमें अणुभार में 14 का अंतर था, 14 यूनिट का अंतर था और दूसरा CH2 का अंतर था। ये बात हम सीख चुके थे एल्केन के, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम जाने थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये बात आप पहले से ही जानते हैं। हाइड्रोकार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो मिलियन, लाखों, बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है। कारण है उसका स्पेशल संयोजकता है उसके पास, बाहरी कक्षा उसकी अपूर्ण रहती है कार्बन की और जल्दी से वो कहीं ना कहीं संयोग करना चाहता है, अपना अष्टक चक्र को पूरा करना चाहता है। तो इसी पर आधारित तो कार्बनिक यौगिक जो बने हैं वो कैसे बनी है। कार्बनिक यौगिक दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। कैसे, कौन सी दो चीज़? देखिए मैं बात बताऊं पहले। आप चाय बहुत पसंद है ना, आपको पसंद नहीं है? किसी किसी को पसंद है भाई। चाय मीन्स है यदि हम दूध में पानी डालें, चलिए दूध ही ले लेते हैं, पानी डालते हैं, और दूसरा हम कहें कि पानी वाला दूध, हम कहें प्योर दूध, तो दूध में चीनी डाल दें तो दूध ही रहेगा भाई। चाहे वो पानी वाला दूध हो, चाहे वो मीठा दूध हो, तो दूध तो दूध ही है। यदि हाँ उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं, चाय चीज़ टी डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? फिर दूध कहलाएगा? नहीं, वो कहलाएगी फिर चाय। और यदि हम चाय पत्ती नहीं डालें तो फिर वो कहलाएगा दूध। तो कुल मिलाकर के चाय कब बनी? जब हमने चाय पत्ती उसके अंदर डाली। तो गुण क्या कह रहा है? गुण ये रहा उसका कि वो बन गई अब चाय पत्ती डालने से, नहीं तो वो दूध था। उसी तरह से ये मान के चलिएगा कि कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं और पहले वाले भाग का नाम है कार्बनिक यौगिक का कार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और दूसरा है उसका क्रियात्मक वाला भाग, क्रियात्मक समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने दोनों हिस्सों को कुछ इस तरह से यहाँ दिखाया है। ये पहले वाला भाग है और ये दूसरा भाग है, अर्थात ये दूध वाला भाग है तो ये वही चाय पत्ती वाला भाग है। तो चाय पत्ती के डालने से दूध के सारे गुण बदल गए, अब वो दूध नहीं रहा। थोड़ा सा मैं समझाने का तरीका है, समझ में आ गई होगी आपकी बात, ठीक है। कोई चीज़ कार्बनिक वाले पार्ट में कोई चीज़ ऐसी जुड़ती है जो पूरे के पूरे गुण चेंज कर देती है उसी यौगिक के। ओके, तो हम दो वाले भाग पढ़ेंगे आज, एक ये भाग पढ़ेंगे और आज ये वाला भाग पढ़ेंगे। हम एल्किल मूलक, ये वाला एल्किल मूलक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन आज की। प्रायः कार्बनिक यौगिक मतलब ज़्यादातर देखा गया, अधिकतर यौगिक दो भागों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। मतलब इस वाले भाग को भी हम समूह कहेंगे, इस वाले भाग को भी हम समूह कहेंगे। मतलब दो भाग हैं, एक ये भाग और ये भाग। और जो एल्किल मूलक है उसको R से डिनोट करा जाता है और जो द्वितीय भाग है वो चाय पत्ती वाला भाग है जो आकर के गुणों को बदलेगा, उसको हम X से लिख रहे हैं। चलिए, आपके समझ में इतनी बात आ रही हो, नहीं आ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमने एल्केन को जाना था। एल्केन का पहला सदस्य क्या था? मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा कार्बन बढ़ा रहे हैं ना हम। पहली कार्बन की संख्या कितनी थी? एक कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या 4, दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने? दुगने से दो ज़्यादा, मतलब दो के साथ कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C5H
12 हो जाएगा। ये वाली बात जाने थे, ठीक उसी फार्मूले को मैं यहाँ लिख करके देख रहा हूँ, वही पिछली वाली बात को बता रहा हूँ, मैं कुछ नई बात नहीं बताऊँगा। देखिए कार्बन ये है आपका, और मैंने ऐसे लिखा है, तो ये मैथेन है भाई, ये तो आप अच्छे ढंग से जान रहे हैं ना। ये मैंने क्या लिखा, मैथेन, वेरी गुड। मैथेन में कितने हैं, तो ये लिखा है मैंने CH4 कार्बन, ये हो गया आपका मैथेन। समझते जाइए ना, मैथेन हो गया, ठीक। अब लिखूंगा मैं एथेन, तो एथेन का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन 2 हो और हाइड्रोजन कितने हो, 6। तो ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे C, देखो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। लो जी, हाइड्रोजन 6 हो गए, गुड। हाइड्रोजन हो गए इसमें 6, मैंने 6 हाइड्रोजन लिख दिए, इसका फार्मूला लिख दिया। इसी तरह से हम 3 कार्बन को लिखें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 ज़्यादा कितने हो गए, 8। ये क्या हो गया, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन को लिख रहे हैं, तो 3 कार्बन ये हो गए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा ना। अरे मौज लो, कहानी सुन रहे हैं हम, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं भाई, मज़े मज़े में पढ़ते रहिएगा भाई, और मौज मनाते रहिएगा। देखिए अब कितने हो गए, कार्बन हो गए 3। ऐसे ही हम जरा 4 वाले को करके देखें, ये मैं एल्केन लिख रहा हूँ सारे, ठीक। और 4 का मतलब 4 दूनी 8 और 2 10। अरे भाई कोई बात नहीं, 4 वाला भी लिख लेते हैं बिना दिक्कत के। सब भर दिया हमने, सब एकल बंद के द्वारा, सब हाइड्रोजन 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 लगाते जाओ। और उनका साथी फ्रेंड है, बहुत क्लोजली फ्रेंड किसका है, कार्बन का बहुत ही क्लोज फ्रेंड कौन है भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की नहीं सटती है, कार्बन की हाइड्रोजन के बिना नहीं सकती है, मतलब बड़ी बढ़िया फ्रेंडशिप है इनके अंदर। तो ये क्या हो गया, अब हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये कहलाया मैथेन, ये कहलाया एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। इस तरह से नोन और फिर डेका, मतलब मैंने 10 तक ये बता रहा हूँ आपको। अगली वाले जो IUP सिस्टम हम सीखेंगे तो बहुत सारी बातें आप सीख जाएंगे, ओके। इसी तरह से बता रहा हूँ। अब इनमें से यदि हम मैथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें, अरे कम कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम कर दें, कहीं से भी एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें, तो ये क्या खुला हुआ हो गया, ये मैथेन खुल गई। एथेन का हाइड्रोजन हट गया, एथेन का बॉन्ड यहाँ सिंगल या फ्री हो गया, यहाँ फ्री हो गया, यहाँ फ्री हो गया, यहाँ फ्री हो गया। तो यहाँ तो कोई जुड़ना ही चाहेगा, कोई जुड़ना ही चाहेगा, तो ये कहलाएगा आपका 3 CH3 बन गया। ये कहलाएगा C2H5, ये कहलाएगा C3H7, ये कहलाएगा 9। ओके, मैं लिख रहा हूँ, अभी आपका पता चल जाएगा। ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया आपका 9। क्लियर, समझ में आ रही हो। हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, कम कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब इसका नाम अब मैथेन नहीं रहा, तो भैया कम हो गया, ये तो ढांचा हो गया, कुछ कम हो गया। अर्थात ये खाली खाली पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगी, ये ट्रॉली ट्रॉली रह गई, ट्रॉली ट्रॉली रह गई, ट्रॉली ट्रॉली रह गई। एक ट्रेन के डिब्बे थे, उनमें से एक डिब्बा कम कर दिया गया, इंजन कम कर दिया गया, ऐसा समझ लीजिए, इंजन कम कर दिया, एक डिब्बा उसमें से कम कर दिया। तो जो बचा भाग वही तो है एल्किल मूलक, जो बचा भाग वही तो है प्रथम भाग। आधा अधूरा, आधा अधूरे को हम R से लिखते हैं, रेडिकल लिखते हैं, एल्किल रेडिकल, एल्किल मूलक। एल्किल मूलक कहलाएगा जिसमें से हाइड्रोजन कम हो। अब डेफिनेशन को पढ़े। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु से, इस अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद शेष भाग को एल्किल मूलक कहा जाता है। आपको बहुत लगता होगा सूत्र मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बड़ी दिक्कत आती हो, क्या एथिल क्या मेथिल, समझ में आ गई। इसका मतलब उसमें से हाइड्रोजन कम किया गया है और उस चीज को जोड़ा गया जो इसकी पूर्ति करता है। अब यहाँ कुछ जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आने जाने की सुविधा होगी, वो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तो जो चीज जुड़ेगी वो कहलाएगा अपक्रियात्मक समूह। क्लियर, समझ में आ गई हो। जो चीज जुड़ेगी आकर के, तो वो इस ग्रुप के सारे के सारे, अब मैथेन था, यहाँ मैथेन तो अब था ना, अब ये मैथेन नहीं रहा, कोई और चीज आकर के जुड़ गई, यहाँ जुड़ेगी, वो इस ग्रुप के सारे, इस कंपाउंड के, इस यौगिक के सारे गुण चेंज हो जाएंगे। किसकी वजह से?
उस अपक्रियात्मक समूह की वजह से। तो आइए अब हम सीखते हैं अपक्रियात्मक समूह की। लेकिन इसका नाम क्या हुआ? अब मैथेन से अब बना हाइड्रोजन कम करके मैथिल, एथेन से बना एथिल, ये क्या है? प्रोपेन से बना प्रोपिल, ब्यूटेन से बना ब्यूटिल, पेंट से बना पेंटिल, हेक्स से हेक्सेन से क्या बना? हेक्सिल, और हेप्टिल, अक्टिल, नॉनटिल और डेका। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल वो एल्किल समूह बन गए सारे के सारे। ये अब एल्किल समूह को तो बाहर से जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जो चाहिएगा वही तो अपक्रियात्मक समूह। और ये तैयार रहती है पूरी बॉडी कि हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे, उससे जाकर के ओके, और जाकर के जुड़ेंगे, वो कहलाएंगे अपक्रियात्मक समूह। तो वो जो समूह हैं वो या तो परमाणु जाकर जुड़ेगा या परमाणु का समूह जाकर के जुड़ेगा। मतलब एक परमाणु जुड़ेगा या परमाणु का समूह जाकर के जुड़ेगा, और जुड़ेगा वैसे ही कार्बनिक के उसके गुण चेंज कर देगा। ओके, तो जो गुण चेंज कर देता उसी पर तो निर्भर करते हैं। अब आती है अपक्रियात्मक समूह, अर्थात वही फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, उसी के अनुसार वो फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। इसके तो क्या है? अपक्रियात्मक समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी आपको। सारे के सारे गुण किससे? चाय पर निर्भर करते हैं कि चाय डाली गई नहीं डाली गई। क्लियर? अगर हम चाय नहीं डालेंगे तो दूध का दूध ही रहेगा। उसी तरह से ये दूध है, अगर हम फंक्शन ग्रुप कोई लगाएंगे तो उसके गुण सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो आज हम पहला कोई ग्रुप लगा रहे हैं, पहला एक अपक्रियात्मक समूह लगा रहे हैं। यहाँ अपक्रियात्मक समूह देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो मैं यहाँ पर हेलोजन, ये सारे के सारे हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 17वें समूह में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में 17वें समूह में, और इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप अच्छे ढंग से जानते हैं। ठीक है, 17वें समूह में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जल्दी से यहाँ शामिल हो सकता है। ओके, क्लोरीन यहाँ लग सकती है, ब्रोमीन यहाँ लग सकती है, आयोडीन यहाँ लग सकती है। लग करके क्या इसका नाम आ सकता है मैं बता रहा हूँ। हेलोजन, हेलोजन को जैसे ये फ्लोरीन है तो इसका नाम जैसे लगेगी इसका नाम फ्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन लगेगी तो किसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। Br ब्रोमाइड हो जाएगा, I आयोडाइड हो जाएगा। क्लियर? ये बात आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, समझना चाहिए। फील आ रहा है ना, मजे आ रहे हैं? तो देखो करके देखें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है? जल्दी बोलो। मैथिल, ये मैथिल है, और मैथिल का मतलब R है। ये वाला पार्ट ये आ गया, अधूरा पार्ट चल रहा है इसमें। मैंने साफ साफ बता दिया है, लिख करके बता दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मैथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैथिल, एथेन हाइड्रोजन कम कर दिया गया एथिल, हाइड्रोजन कम कर दिया गया प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से पेंटिल, इस तरह से ये चलता रहेगा। ओके, चलो अब यहाँ पर मैं F को लगा के देखता हूँ, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मैंने ये लगा दिया। जब फ्लोरीन यहाँ से लगा दिया हाइड्रोजन कम करने के बाद, तो इसका नाम क्या था? मैथिल। इसका नाम था मैथिल। तो अब क्या हुआ? फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड। क्लियर बात आ गई? मजेदार है ना? मैथिल फ्लोराइड। और होता एथिल फ्लोराइड, यहाँ लगता तो एथिल फ्लोराइड, और ये प्रोपिल फ्लोराइड, यहाँ लग जाएगा तो ब्यूटिल फ्लोराइड। क्लियर? ऐसे ही मैं लगाता चला जाऊंगा। ओके, अगर आ जाता क्लोरीन, यहाँ पर हम क्लोरीन लगा देते हैं ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा? मैथिल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा फिर? क्लोराइड। फ्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा अभी? क्लोराइड। ओके, इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। इस तरह से ये क्लोराइड के गुण इसके अंदर, क्लोरीन के गुण इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रोमीन, ये Br, तो यहाँ लगा दिया हमने ब्रोमीन Br, तो क्या कहलाएगा? मैथिल ब्रोमाइड। देखो है मजेदार नहीं है? ब्रोमाइड। याद रखें, हेलोजन वाले जो ग्रुप में जो सदस्य हैं उनको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से हम बोलेंगे। ऐसे और बना के देखो अगला हिस्सा, मज़ेदार है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। हाइड्रोजन कम करके बन गया भाई, इसको ऐसा ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CH3Br, ये मैथिल ब्रोमाइड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैथिल हिस्सा है। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे? देखो CH3
और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ आ गया Br लगा दूँ तो क्या आएगा, देखो CH, ये वाला हिस्सा तो ये लिख गया, और ये क्या लिख गया CH2, और Br में लिख दूँ तो क्या कहलाएगा, ये है एथिल, पूरा एथिल ब्रोमाइड। ये क्या नाम होगा इसका, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। ऐसे ही ब्यूटेल ब्रोमाइड लिखेंगे इसको, CH3 ब्यूटेल में देखो CH3 CH2 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 और Br, तो लिख देंगे हम ब्यूटेल ब्रोमाइड। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गई होगी बात ये इतनी, ठीक है। तो हम अब देखते हैं अगले ग्रुप में चले जाते हैं। अगला अपक्रियात्मक समूह क्या मिलता हमें। चलो भाई अगला अपक्रियात्मक समूह को हम सेट करते हैं। एल्कोहल को देखते हैं। देखो एल्कोहल का जो सिंबल है वो है OH। ढूंढने का, आपको OH दिखाई दे तुरंत हम पहचाने कि ये एल्कोहल है। ध्यान रखिएगा जो मैंने मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये क्लोराइड लिखे, ये क्या है, IUPAC नाम नहीं है, ये सिंपल नाम है। देखो हम लिख करके दिखा रहे हैं, अभी फिर दोबारा देखें। अब लिखते हैं हम एल्कोहल को, तो एल्कोहल का मतलब OH। अब OH को हम देखेंगे, ये OH ये वाला सेट करते हैं। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये खाली है, खुला है, ये हिस्सा खुला हुआ है। खुले हुए हिस्से पर आकर कौन लगेगा, OH आकर के लग गया, और OH आकर के यहाँ पर लग गया। कौन कौन है, ये एल्कोहल का हिस्सा है। ठीक, तो ये क्या है, ये मेथिल है। ये तो लिखूं मैं यहाँ पर मेथिल, मेथिल क्या नाम है इसका, एल्कोहल, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल कहलाएगा ये। ध्यान रखें ये IUPAC नाम नहीं है, साधारण नाम है, सिंपल नाम है, चालू नाम है। कौन सा चालू नाम, जैसा हम कहें, हाँ भाई हम ये कहा जाए आपसे संदीप कुमार शर्मा, तो घर में कहेंगे सनी सनी, तो ये ऑफिशियल नाम नहीं है, कागजी नाम नहीं है भाई, नाम तो ये संदीप कुमार शर्मा। तो हम कहेंगे ए संदीप संदीप संदीप, तो ये तो आधा अधूरा नाम है, साधारण नाम है। कुछ और उल्टा सीधा नाम, घर भाई संदीप से कहेंगे सोनू सोनू, घर में कह दे। तो भाई जो घरेलू नाम है वो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साधारण नाम लिख रहा हूँ। पहचान कैसी है, साधारण नाम की है, ठीक है। ये तो साधारण नाम है, लेकिन ऑफिशियल नाम अर्थात जो आपका नाम है संदीप कुमार शर्मा, जो कागजों में, जो डॉक्यूमेंट्स में होगा वो असली नाम है। उसी तरह से इसका जो असली नाम आएगा वो IUPAC नाम से आएगा। IUPAC नाम बताऊं, इसका नाम आएगा, ये कार्बन 1 है तो क्या आएगा इसमें, मेथेनॉल, मतलब अल जुड़ेगा इसमें आल करके, तो मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ओके, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो दूसरा देखें, कार्बन की संख्या इसमें एथिल में जोड़ते हैं। देखो एथिल में जोड़ के देखते हैं, किसको, एल्कोहल को एथिल में हमने जोड़ दिया। ध्यान रखें ये लास्ट में ही जोड़ते हैं, Cl Br F लास्ट में ही, ये लास्ट में ही जोड़ेंगे, तो OH हम लास्ट में जोड़ रहे हैं यहाँ पर। या इसको हम लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 OH। क्लियर, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एथिल एल्कोहल। या फिर IUPAC नाम बताऊं, ये वही हम अगले भाग में पढ़ें तो बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। IUPAC सोचेंगे तब, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होंगी, चिंता मत करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये घरेलू नाम है, साधारण नाम है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताएं तब आपको जानना चाहिए। ओके, उसी तरह से क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर, ये समझ में आ गई होगी आपके बात। अब मैं अगले हिस्से में चला जाऊँ, एल्डिहाइड में। यस, चले जाइए, बहुत मजे के साथ समझ रहे हैं, समझना चाहिए, बिल्कुल भी परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए, मुझे ये उम्मीद है। चलो भाई अगला हिस्सा देख लेते हैं, क्या आएगा, हाँ भाई, तो इसको भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो अपक्रियात्मक समूह है वो है CHO, चो, ठीक है। और इसका संरचनात्मक सूत्र ये लिख दिया मैंने, दोनों लिख दिए ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो ये देख रहे हैं CHO इस तरह से, या ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर एग्जाम में आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ओके, दोनों ही देखने लगे तो हम पहचान के लिए, तो आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ कार्बन, तो यहाँ कार्बन मौजूद है इसके अंदर, तो इसका मतलब हम कार्बन मौजूद है तो यहाँ नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 1 2 3 और चौथी संयोजकता हाइड्रोजन से मिल जाए इसे,
तो काम चल जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा सूत्र इसका, HCHO। क्या बात है, बड़ा ही फेमस है भाई। और इसका नाम हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड का। अगर पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, बता दूं क्या? हालांकि आज बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो फॉर्मल्डिहाइड जो है साधारण नाम है। साधारण नाम समझ गए, जैसे नाम बताया मैंने अभी कि संदीप कुमार शर्मा, तो कहीं कहते हैं सोनू सोनू घर में कह देते हैं, तो उसी तरह के साधारण नाम है ये। लेकिन ऑफिशियल नाम जो कागज़ों में नाम है वो इसका नाम आ जाएगा मेथेनल। क्या नाम आएगा, मेथेनल। इसी तरह से अगर हम ये जोड़ें, अगला हिस्सा बनाना चाहेंगे तो ये देखें, मैं ही बना देता हूँ। देखो ये तो हमने हाइड्रोजन जोड़ के किया था ना। अगर कोई एल्किल समूह जोड़ें, इसमें से ये वाला पार्ट जोड़ें, तो एल्किल समूह इसका ये आएगा, मैथिल हम जोड़ देते हैं। मैथिल हो गया ना, ये मैथिन से आया पार्ट, ये मैथिल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, CH3CHO, ये हो गया CH3CHO। तो ये कहेगा एस्टल्डिहाइड। क्या कहलाएगा ये, एस्टल्डिहाइड। ध्यान रखेंगे एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बहुत बढ़िया है एस्टल्डिहाइड। नाम देखेंगे इसका तो हो जाएगा एथेनल। ओके, IUPAC नाम। हालांकि IUPAC नाम मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही, लेकिन आएगा आपको अगले भाग में, मज़ा आएगा। तो आपको फॉर्मल्डिहाइड देखें नाम और एस्टल्डिहाइड को देखें, IUPAC नाम हम बाद में सीखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस नंबर पर आ जाते हैं हम। एल्डिहाइड हमने सीख लिया, अल्कोहल सीख लिया, हैलोजन देख लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को और देख लेते हैं किस तरह से ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो इसका क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक का, वो है COOH। क्या है, COOH। देख लेते हैं COOH, और ये खुला आ गया। तो कोई खुला ही हिस्सा लगेगा, ये लगे या ये लगे, लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए हम इसका ये वाला, तब हमें मिलेगा। देखो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये लगाया आपने ऑक्सीजन से, और एक खुला हुआ, तो देखो दो ऑक्सीजन मिल गई। तो 1 2 3 4। अब इस ऑक्सीजन को भी तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन से ले लेता। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और यदि हम हाइड्रोजन भी, क्योंकि पहले से ही इसके अंदर कार्बन मौजूद है, तो यदि हम हाइड्रोजन से जोड़ना चाहेंगे तो ये काम चल जाएगा कि हाँ जी काम चल जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा फिर, HCOOH, और ये कहलाता है फार्मिक अम्ल। क्या कहलाएगा, फार्मिक अम्ल। ये हो गया फार्मिक अम्ल, बहुत बढ़िया है ये फार्मिक अम्ल। भाई फिर बात आ गई, IUPAC नाम पूछोगे आप, IUPAC नाम बताएं क्या? देखो ये OH जुड़ता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। हालांकि आपको मेथेनोइक अम्ल यहाँ नहीं बताना है। ओके, यहाँ मैं सिर्फ साधारण नाम बता रहा हूँ, आप में सिंपल नाम, घरेलू नाम, चालू नाम, वो है इसका फार्मिक अम्ल। ओके, इसी तरह से अगर हमने यहाँ कोई एल्किल समूह जोड़ा तो क्या हो जाएगा। देखो एल्किल समूह यहाँ जोड़ते हैं तब मजा आएगा ना। इसमें जोड़ते हैं हम एल्किल समूह। एल्किल समूह हमने जोड़ा यहाँ मैथिल। मैथिल का मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 होती हैं और कार्बन 1। तो ये आ गया CH3, ये तो आएगा मैथिल। तो क्या हुआ, CH3COOH, ऐसा कह दो। तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड, या फिर हम कहेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मजा आया ना। ये एसिटिक एसिड हो गया। इस तरह से हम नाम ये देना सीख गए हैं, मतलब साधारण नाम हम मालूम पड़ गया कि कैसे कैसे ये क्रियात्मक समूह हमें मिल रहे हैं। मतलब एल्किल समूह में जो जगह खाली थी, एक पार्ट और दूसरा पार्ट किसका जुड़ रहा है, ये दूसरा पार्ट। एक पार्ट तो है इसका ये वाला आपके, और ये पार्ट है किसका, R वाला। तो R और X मिलकर के क्या बन गया, ये एसिटिक अम्ल। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात ये। अब हम आ जाते हैं कीटोन पर। कीटोन को सीख लेते हैं, कीटोन किस तरह से आएगा। देखो भाई, कीटोन को भी जान लो भाई। कीटोन लिखा है इस तरह से, ऐसे। पहचान इसकी, कीटोन की ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। देखो बाहें खुली हुई हैं कीटोन की, इधर से भी आ जा, इधर से भी आ जा। आगे समझ में नहीं आ रही, इधर से। अगर हम कीटोन के अंदर यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें,
मान लिया धोखे से आपने सोचा यहाँ मिल गया, तो ये तो भैया SCH, ये हो गया CHO, देखो SCHO हो गया, ये तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, यहाँ नहीं, यहाँ लगाइए एल्किल समूह कोई, दोनों तरफ बीच में रहता है, कीटोन बीच में रहता है और ईथर भी बीच में रहता है, ठीक है। बल्कि ये जितने भी हैं, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, COOH है, ये CHO है, ये सब के सब राइट साइड में, ठीक है, या लेफ्ट में रहेंगे, राइट साइड में रहते हैं बाहर की तरफ। और ये देखेंगे हम लगाएं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ग्रुप लगा रहे हैं, कौन सा, ये वाला मैथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप मैंने ये लगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तब ठीक है, तो इधर भी लगा देते हैं हम मैथिल ग्रुप। देखो हाइड्रोजन जिसमें 3 हो मैथिल, और हाइड्रोजन इसमें 5 हो वो एथिल हो जाएगा, कार्बन 2 हो। तो अभी क्या जोड़ा हमने, इसका सूत्र देखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, देखो CH3CO और ये CH3, तो ये दिखाई दे रहा है साफ। तो 1 और 2 मैथिल, 2 मैथिल लग रहे हैं, तो 2 मैथिल कहते हैं डाई मैथिल, और है क्या नाम इसका, डाई मैथिल, इसका नाम क्या, कीटोन, डाई मैथिल कीटोन, डाई मैथिल कीटोन हो गया। कितना मज़ेदार नाम है ना, डाई मैथिल कीटोन को और क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं एसीटोन। चलिए कोई बात नहीं, अब अगला हिस्सा देखें, कुछ और जोड़ के देखें। इसी तरह से यहाँ क्या जुड़ जाएगा, देखो ये C2H5CO, C2H5, देखो कितने हुए, एक एथिल ये, एक एथिल ये, तो क्या होगा, डाई एथिल कीटोन। हम ये भी तो कर सकते हैं, डाई एथिल कीटोन, क्या हो गया, ये कीटोन, ठीक है। ध्यान का ये एल्कोहल सबसे लास्ट में, F सबसे लास्ट में, एल्डिहाइड सबसे लास्ट में, कार्बोक्सिलिक सबसे लास्ट में, और कीटोन बीच में, और ईथर भी बीच में। तो हम ईथर को और जाने कि ईथर किस तरह से ये चला है भाई। देखो ईथर को और हम जान लेते हैं नाम इसका, और हमारा काम समाप्त हो जाता। देखो ईथर ने फिर हाथ फैला लिए, इसका मतलब इधर भी इसके एल्किल समूह होगा, इधर भी इसके एल्किल समूह होगा। तो एल्किल समूह हम लगा के देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ लगा देते, बोले हाइड्रोजन लगा के देखो, नहीं भाई हाइड्रोजन से काम नहीं, तो H2O बन गया, ये तो गलत कर दिया हमने। ओके, यहाँ से आएगा, देखो कोई भी इसका एल्किल समूह लगाए हम, एल्किल समूह लगा रहे हैं हम इसमें, एल्किल समूह हमने लगा दिया है, एल्किल समूह हमने ये लग गया। ओके, ये लग गया आपका एल्किल समूह। तो इसका नाम क्या हो जाता है, CH3OCH3 आपको दिखाई दे गया होगा। ये मैथिल, तो क्या होगा, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो 2 है तो डाई। तो डाई क्या लगाए, मैथिल लगाए ना, डाई मैथिल, और क्या है ये, ईथर, ये है ईथर, तो डाई मैथिल ईथर हो गया। इसी तरह से हम ये कहें C2H5O, C2H5, तो ये क्या होगा, डाई एथिल ईथर, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ये क्या होगा, डाई एथिल ईथर। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, कोई खास बात नहीं रही, आप लोग सब सीख गए हैं। मतलब क्रियात्मक समूह वो हैं जो किसी भी यौगिक के गुण बदल देते हैं, अर्थात परमाणु, ये परमाणु एक, परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं को समूह होता है जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुणों को, रासायनिक गुणों को बदल देता है, वो कहलाता अपक्रियात्मक समूह। यह डेफिनेशन यहाँ देखें, अपक्रियात्मक समूह यौगिक का वह भाग होता है, भाग होता है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। रासायनिक के गुण पूरी तरह से डिपेंड इसी पर होते हैं। देखो चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, या OH हो, या फिर ये हो, ठीक है। इस तरह से ये आप अच्छे ढंग से समझेंगे। मैंने 2 ही बातें बताई थी। यहाँ प्रथम एल्किल समूह ये है जिसमें से हाइड्रोजन कम हो गया है, और वहाँ पर जुड़ता है कोई सा भी आकर के ग्रुप हो, और जिसके रासायनिक गुण वो बदल देता है, वो कहलाता अपक्रियात्मक। ठीक है, आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगले भाग में पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम।